गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन, एवरेज प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम को समझा है। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे सेविंग फंक्शन, एवरेज प्रोपोर्शनल टू सेव और मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू सेव को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेविंग फंक्शन को कि ये क्या होता है। इसे हिंदी में बचत फलन कहा जाता है। सेविंग फंक्शन इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। तो जो सेविंग और नेशनल इनकम के बीच फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसका मतलब होता है सेविंग फंक्शन कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्तरों पर बचत कितनी की जा रही है। इसको दर्शाया जाता है एस इक्वल टू फंक्शन वाई से, जहाँ पर एस का मतलब है सेविंग, एफ का मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप और वाई का मतलब है नेशनल इनकम। और जिस प्रकार से उपभोग निर्भर करता है आय पर, उसी प्रकार से बचत भी आय पर निर्भर करती है कि अगर आय बढ़ रही है तो उपभोग भी बढ़ता है और आय कम हुई तो उपभोग भी कम होता है। वैसे ही आय अगर बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी और अगर आय कम होगी तो सेविंग भी कम होगी। तो इस प्रकार से जो सेविंग का संबंध है इनकम के साथ वो पॉजिटिव संबंध है, धनात्मक संबंध है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इनकम है वो एक स्वतंत्र चर है, जबकि सेविंग है वो एक आश्रित चर है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो क्या होगी, बिल्कुल सही, सेविंग बढ़ेगी और अगर इनकम कम हुई तो सेविंग भी कम होगी। तो एक चीज और याद रखेंगे कि जिस रेट से अगर इनकम बढ़ती है तो उस रेट से क्या सेविंग नहीं बढ़ेगी। याद रखेंगे, बढ़ेगी जरूर लेकिन उतनी रेट से नहीं बढ़ेगी जितनी रेट से इनकम बढ़ेगी। अब हम लोग समझते हैं शेड्यूल के माध्यम से सेविंग को। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना है इनकम के बारे में और कंजम्पशन के बारे में। हम लोगों ने ये भी समझा है कि जो इनकम होती है वो C प्लस एस के बराबर होती है, यानी कंजम्पशन और सेविंग के बराबर होती है। तो अगर हम एस को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इनकम से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो हमें वो प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं टेबल में कि जीरो इनकम है जब, तो वैसी स्थिति में कंजम्पशन 60 के बराबर है और वो कंजम्पशन है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और ऐसी स्थिति में जो भी सेविंग प्राप्त होगी वो किस में होगी, माइनस में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी कंजम्पशन किया जा रहा है वो डिस सेविंग के माध्यम से किया जा रहा है। और आपको पता ही है कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वाई इक्वल टू सी प्लस एस है। एस हमें पता करना है पहले लेवल पे। तो जो जीरो है वाई, उससे क्या कर देंगे, बिल्कुल सही, माइनस कर देंगे 60 को। तो जो एस प्राप्त होगा वो कितना होगा, माइनस का 60 होगा। इसलिए जीरो इनकम पर जो सेविंग होगी वो ऑटोनोमस कंजम्पशन जितना होगा उसके जस्ट अपोजिट माइनस में वैल्यू होगी उतनी की बराबर। जैसे यहाँ कंजम्पशन की प्लस में 60 वैल्यू है, वैसे ही सेविंग की माइनस में 60 वैल्यू है। अब हम लोग देखते हैं कि आय का स्तर अगर बढ़ रहा है, जैसे 0 से 100 के बराबर हो गया इनकम का स्तर, तो यहाँ पर कंजम्पशन का स्तर भी बढ़ जाता है और वो 60 से 130 के बराबर हो जाता है। तो अगर इस स्तर पर हमें पता करना है सेविंग को, तो हम 100 से माइनस कर देंगे 130, तो हमें प्राप्त हो जाएगी सेविंग कितने में, कितनी होगी, -30 के बराबर हो गई। अगला जो स्तर है इनकम का वो है 200 और उस 200 में से हमें प्राप्त करना है सेविंग का स्तर, तो हम माइनस कर देंगे 200 में से जो कंजम्पशन का स्तर उसको, और वो भी कितना है, कंजम्पशन का स्तर 200 है। तो हमें जो सेविंग पता चलेगी वो कितने के बराबर चलेगी, 0 के बराबर। और अगला है 300 स्तर, तो उस आय के स्तर से जो उपभोग का स्तर है 270 उसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा किसका स्तर, बिल्कुल सही, सेविंग का स्तर। तो ये प्राप्त होता है हमें 30 के बराबर। और अगला स्तर है 400 आय का, और उसमें से माइनस कर देंगे उपभोग के स्तर, और जो कि कितना है 340 के बराबर है। तो सेविंग का स्तर पता चल जाएगा और वो 60 है। और अगला जो आय का स्तर है 500, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, उपभोग के स्तर को, और वो है 410। तो हमें पता चल जाएगा क्या, सेविंग का स्तर, और वो है 90। और अगला स्तर 600 है आय का, और उसमें से माइनस कर देंगे उपभोग का स्तर जो है 480 उसको, तो सेविंग का स्तर पता चल जाएगा और वो है 120 के बराबर। और जो अगला स्तर है इनकम का वो 700 है, और उसमें से संबंधित उपभोग के स्तर को माइनस कर देंगे और वो है 550 के बराबर। तो हमें पता चल जाएगा सेविंग का स्तर, और वो प्राप्त हुआ हमें 150 के बराबर। इसी शेड्यूल के माध्यम से हम लोग जो सेविंग कर्व है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आपको डेटा सेट स्क्रीन पर दिख रहा है इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से हम सेविंग कर्व बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि
जब आय का स्तर 0 है तो ऐसी स्थिति में जो सेविंग कर्व है वो कहाँ से शुरू होगा? बिल्कुल सही, वो जो वाई एक्सेस है उसके ओरिजिन पॉइंट से भी नीचे यानी माइनस वाली वैल्यू से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब y0 है तो सेविंग माइनस में होती है, और वो माइनस में कितने की वैल्यू के बराबर होती है? जितनी प्लस में ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू होती है उतनी ही यहाँ पर सेविंग की वैल्यू माइनस में होगी। तो यहाँ मान लीजिए कितने के बराबर है? ये -60 के बराबर है सेविंग की वैल्यू जब वसूलिंग हो रही है। तो यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस का 60 होगा। तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 0 और यानी इनकम के बराबर होगा। अब आय का स्तर 100 हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि सेविंग भी बढ़ के कितनी हो जाती है? -30 हो जाती है। आय का स्तर और बढ़ता है और ये 200 के बराबर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो सेविंग का स्तर वो भी बढ़ जाता है और 0 के बराबर हो जाता है। और आगे आय का स्तर 300 होता है तो सेविंग का स्तर भी कितना बढ़ के हो जाता है? 30 के बराबर। और आय का 400 स्तर होता है तो ये सेविंग का स्तर 60 हो जाता है। और आय का स्तर बढ़ता है 500 तो सेविंग का स्तर हो जाता है ये 90 के बराबर। और आय का स्तर 600 होता है तो सेविंग का स्तर 120 के बराबर। और आय का स्तर 700 होता है तो सेविंग का स्तर हो जाता है 150 के बराबर। आप देख सकते हैं। तो इनके माध्यम से हम लोगों ने देखा कि अलग अलग पॉइंट मिल जाएंगे। इस साइड जो है वाई एक्सिस पे सेविंग की वैल्यू को दर्शाए है और एक्स एक्सिस पे इनकम की वैल्यू को दर्शाए। दोनों के माध्यम से हमें यहाँ विभिन्न पॉइंट मिले हुए हैं और इन पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो यही एक लाइन बन जाएगी और यही क्या होगी? यही सेविंग कर्व होगी। तो इस प्रकार हम लोग सेविंग कर्व को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ई बिंदु है इधर ये है ब्रेक इवन पॉइंट है। इस पॉइंट पर जो सेविंग होती है वो 0 के बराबर होती है और जितनी भी इनकम होती है वो सारी की सारी क्या कर दी जाती है? कंज्यूम कर दी जाती है। यानी इनकम किसके बराबर होती है? ब्रेक इवन पॉइंट पर कंजम्पशन के बराबर होती है। जो आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र ये डिस सेविंग को दर्शा रहा है यानी अबचतों को दर्शा रहा है। और यहाँ से जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसके आगे वाला जो क्षेत्र है वो प्लस में बचत को दर्शा रहा है। जो हम लोगों ने अभी शेड्यूल और कर्व समझा उसके माध्यम से क्या ऑब्जर्वेशन निकला उसको देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है वो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। यहाँ याद रखें ये सेविंग कर्व लिखा हुआ है सेविंग कर्व। तो सेविंग कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो माइनस से शुरू होता है यानी जो वाई एक्सिस है उसका ओरिजिन पॉइंट से निचला वाला हिस्सा है माइनस वाला वहां से शुरू होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब इनकम 0 होती है तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। तो उस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए डिस सेविंग के माध्यम से ही पूरा किया जाता है जिसकी वजह से उतनी जो सेविंग है वो माइनस में होगी। और दूसरा जो पॉइंट है वो है स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। सेविंग कर्व का स्लोप पॉजिटिव है आप देख सकते हैं यानी बढ़ता हुआ है इस तरह से ये। तो इसका मतलब है कि इनकम के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ती जा रही है तो सेविंग भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे जितनी तेजी से इनकम बढ़ रही है उतनी तेजी से सेविंग नहीं बढ़ रही है। आप इसमें शेड्यूल में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि इनकम जो बढ़ रही है वो इस प्रकार से बढ़ रही है लेकिन सेविंग जो है उससे कम रेट से बढ़ रही है। स्लोप तो पॉजिटिव है लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है सेविंग जितनी तेजी से इनकम बढ़ रही है। अब हम लोग अगले पॉइंट को समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि इस पॉइंट पे जो सेविंग है वो 0 के बराबर होती है और जो इनकम है वो कंजम्पशन कर्व के जो कंजम्पशन है उसके बराबर होती है। अब अगला है पॉजिटिव सेविंग और उस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो सेविंग है वो किस में हो जाती है? पॉजिटिव में हो जाती है। अब हम लोग समझते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव को कि जो बचत की प्रवृत्ति है उसका क्या मतलब है। इट शो द डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन एन इकोनॉमी। ये बताता है बचत के विभिन्न स्तरों को किसके साथ? जो भी आय का स्तर है इकोनॉमी में उसके साथ। तो वो क्या कहलाता है? बचत की औसत प्रवृत्ति कहलाता है। ये दो तरह की होती हैं और जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहली है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एपीएस और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है एमपीएस।
सबसे पहले हम लोग समझते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को। तो इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। ये उस अनुपात को दर्शाता है जो है किसके बीच है, बिल्कुल सही, सेविंग और संबंधित आय स्तर के बीच है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब है कि जो बचत का स्तर है संबंधित आय के स्तर से अनुपातिक रूप से जुड़ा है, उसी को क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। इसको फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम। तो इसको जो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ देख सकते हैं, एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई, यही इसका फॉर्मूला। जो एपीएस है उसका फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन वाई, यानी बचत का आय के साथ अनुपात है। और याद रखेंगे वो आय कौन होगी, वो होगी संबंधित इनकम लेवल होगी। एपीएस को हम लोग टेबल के माध्यम से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी टेबल बनी हुई है, सबसे पहले कॉलम में इनकम है, दूसरे में सेविंग है और तीसरे में एपीएस है, और उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, और वो क्या है, एस अपॉन वाई है। पहले स्तर में हम लोग सेविंग को, एपीएस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर -60 में किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से, जो कि कई बार जाएगा। दूसरे स्तर में आप देखते हैं जब 100 इनकम हो जाती है और सेविंग हो जाती है -30, तो ऐसी स्थिति में एपीएस की वैल्यू प्राप्त होती है -0.30। वो किस प्रकार से प्राप्त होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग -30 में किससे डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल सही, जो फॉर्मूला दिया है एपीएस का 100 से, तो जो वैल्यू प्राप्त होती है वो कितने के बराबर हो जाती है, -0.30 के बराबर। दूसरे स्तर में देख सकते हैं ये 0 है, जो भी सेविंग है, और इनकम है 200, तो 0 में डिवाइड कर देंगे, किससे, 200 से भाग दे देंगे 0 में, तो प्राप्त होगा कितना, बिल्कुल 0 ही प्राप्त होगा। अगला स्तर है 300, और 300 में जो 300 है और सेविंग का स्तर है कितना, 30, तो 30 में 300 से डिवाइड कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 0.10। और अगला स्तर आएगा 400, और यहाँ पर हम देखते हैं कि 400 स्तर पर सेविंग है वो 60 के बराबर दी हुई है, तो ऐसी स्थिति में 60 को 400 से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.15। अगला स्तर है 500 आय का, और सेविंग का स्तर है 90 के बराबर, तो जो 90 में डिवाइड कर देंगे किससे, यानी 90 में भाग दे देंगे 500 से, तो जो प्राप्त होगा वो होगा 0.18 के बराबर। ये क्या प्राप्त हो जाएगी, एपीएस प्राप्त हो जाएगा। और 600 में जो अगला स्तर है इनकम का और सेविंग का स्तर है 120, तो 120 में 600 से भाग दे देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 0.20, क्या होगी, एपीएस होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर इनकम बढ़ती जा रही है, तो एक चीज हमें देखने को मिल रही है एपीएस में कि उसकी जो एपीएस है वो भी बढ़ती जा रही है। अब हम लोग समझते हैं कि सेविंग कर्व से किस प्रकार से एपीएस को पता किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सेविंग कर्व दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इनकम है और वाई एक्सिस पर सेविंग है। यहाँ पर हम लोग जो सेविंग कर्व है इसका ये एक पॉइंट है, ये इस पे हमें पता करना है कि एपीएस कितना है। तो हम लोग इसमें से यहाँ देखते हैं एक लाइन खींची एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर एक किस पे खींची है, वाई एक्सिस पे खींची हुई है। तो यहाँ पॉइंट का जो नाम दे दिया वो है जे, और इसको दे दिया y1। तो यहाँ पर 0 से y1 के बीच का गैप, और बिल्कुल सही ओ से जे वाला गैप है। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूले में लग देंगे। यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा एपीएस का फॉर्मूला है वो एस अपॉन वाई है। तो यहाँ पर एस की वैल्यू किसके बराबर है, ओ जे के बराबर है, और ओ वाई की वैल्यू, यहाँ वाई की वैल्यू किसके बराबर है, ओ वाई 1 के बराबर है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हम एपीएस को पता कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो शेड्यूल और कर्व समझा उसके माध्यम से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों का जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, एपीएस कैन नेवर बी ऑन और मोर देन ऑन। इसका मतलब है कि जो औसत बचत प्रवृत्ति है वो कभी 1 के बराबर नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि कभी भी बचत जो भी आय होती है उसके बराबर नहीं होती, क्योंकि आय का कुछ हिस्सा खर्च करना ही पड़ता है जीवित रहने के लिए, और साथ ही साथ जो आय से अधिक भी नहीं हो सकती है बचत, जिसकी वजह से एपीएस है जो वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और दूसरा पॉइंट है वो है एपीएस कैन बी 0। एपीएस क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। वो किस स्थिति में हो सकती है, जब
जितना भी कमाया जा रहा है वो सारा का सारा खर्च कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो भी एपीएस होगी वो 0 के बराबर होगी। अगला पॉइंट है एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। एपीएस ऋणात्मक भी हो सकती है और किससे, बिल्कुल सही, लेस देन 1, एक से कम भी हो सकती है। वो ऋणात्मक कब हो सकती है, वो हो सकती है जब जो भी खर्च किया जा रहा है वो उधार लेके किया जा रहा है, यानी इनकम कुछ नहीं है और खर्च किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो एपीएस होगी, सेविंग होगी, वो माइनस में होगी, तो एपीएस का वैल्यू भी माइनस में प्राप्त होगा। और अगला है जो एपीएस अराइज विथ इंक्रीज इन इनकम। इनकम के बढ़ने से एपीएस की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा एपीएस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। हम लोगों ने अभी शेड्यूल में समझा भी है कि इनकम बढ़ रही है तो एपीएस भी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, हमें पता है कि जितनी तेज़ी से इनकम बढ़ती है उतनी तेज़ी से सेविंग नहीं बढ़ती है। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 0 इन सेविंग पर और 200 इनकम पर, 0 सेविंग है और 200 इनकम है, तो इस पे एपीएस कितनी आएगी, बिल्कुल सही 0 आई, क्योंकि यहाँ पर 0 में डिवाइड करेंगे, किससे भाग देंगे, 200 से, तो 0 ही आएगा। और अगर ये बढ़ के सेविंग 30 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ये इनकम 200 से 300 हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो एपीएस प्राप्त होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल सही 0.10 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एपीएस तब बढ़ती है जब इनकम बढ़ती है। अब हम लोग समझते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको हिंदी में बोला जाता है बचत की सीमांत प्रवृत्ति। इसका क्या मतलब है, इसको पहले समझते हैं। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन अ सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। तो जो बचत में परिवर्तन हो रहा है और आय में परिवर्तन हुआ है, तो इन दोनों के बीच जो अनुपात है वो कहलाता है एमपीएस कहलाता है, यानी बचत में परिवर्तन का अनुपात आय में परिवर्तन के साथ होता है। तो इसको फॉर्मूला के रूप में इस प्रकार से रखते हैं, मार्जिनल प्रोफिट टू सेव इक्वल टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। यहाँ पर फॉर्मूला में यहाँ हम लोग रखते हैं क्या, एमपीसी, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इक्वल टू डेल्टा एस, डेल्टा यहाँ चेंज को दर्शा रहा है, अपॉन डेल्टा वाई। तो जो एमपीएस का फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई है। हम लोग एमपीएस को टेबल के माध्यम से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले कॉलम में इनकम है, दूसरे में सेविंग है, तीसरे में चेंज इन सेविंग को दर्शाया गया, इसको डेल्टा एस ही बोलते हैं, और चौथे कॉलम में दर्शाया गया है चेंज इन इनकम, इसको डेल्टा वाई बोलते हैं। और जो भी अमाउंट दिया है वो करोड़ रुपए में दिया है, याद रखेंगे। और जो अगला कॉलम है वो है एमपीएस, और ये इसका जो फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, और इसको डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई भी बोलते हैं, डेल्टा वाई याद रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पहले जो इनकम का लेवल जब 0 है उस समय सेविंग माइनस में है, वो 60, और वो इसलिए क्योंकि इस लेवल पे ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है जो कि उधार के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो इस स्थिति में हम लोग जो भी चेंज नहीं पता कर सके, क्योंकि पहली स्थिति में अभी हम बदले ही नहीं है तो चेंज का भी पता नहीं होगा। तो पहले से जब दूसरे में जाते हैं तो हमें चेंज का पता चलता है, और देखते हैं कि 0 से 100 पहुंचते हैं तो जो इनकम का चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, 100 के बराबर हुआ है। और यहाँ पर सेविंग में चेंज देखते हैं, सेविंग में -60 से -30 के बीच गए तो कितने के बराबर, 30 के बराबर चेंज हुआ। तो यही चेंज कौन मापता है, एमपीएस में हमें पता चलता है। और इसको एमपीएस को हम लोग पता करते हैं कैसे, बिल्कुल सही, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई से। तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, 30 के बराबर है, और डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है, 100 के बराबर है। तो जो भी हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो कितने के बराबर होगी, 0.30 के बराबर होगी, बिल्कुल सही। और हमारी यही क्या है, एमपीएस है। इसका मतलब है कि जो बढ़ी हुई आय है उसका 30% बचाया जा रहा है, और बाकी क्या कर दिया जा रहा है, खर्च कर दिया जा रहा है। याद रखेंगे यहाँ बढ़ी हुई आय का मतलब है आय में चेंज हो रहा है। और आगे यहाँ देखते हैं, अगर 100 से 200 पहुंच जाता है इनकम का लेवल, तो जो सेविंग का लेवल है वो कितना हो गया, -30 से 0 के बराबर। तो इनकम में यहाँ 100 के बराबर चेंज हो रहा है और सेविंग में 30 के बराबर चेंज हो रहा है। तो इसलिए इस स्तर में भी हम लोग देख लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा कितना, 30, क्योंकि फॉर्मूले में डेल्टा एस
की जगह कितना लिखना है 30 और डेल्टा वाई की जगह 100 लिखना है। तो फिर एपीएस इस लेवल पे कितनी आ जाएगी, एमपीएस, याद रखें एमपीएस है, एपीएस नहीं एमपीएस है, तो ये भी 0.30 के बराबर आ जाएगी। तो इस बढ़ी हुई आय का जो चेंज हो रहा है में वो भी कितने के बराबर सेव कर लिया जा रहा है, 30% के बराबर सेव कर लिया जा रहा है और बाकी 70% के बराबर खर्च कर लिया जा रहा है। और अगले स्तर में देख लेते हैं, बिल्कुल सही, यहाँ पर 200 से 300 जाते हैं तो 100 इनकम बढ़ जाती है और 0 से 30 तक सेविंग होती है, तो यहाँ पर 30 का चेंज सेविंग होता है। तो इसी प्रकार से अगले स्तर में भी 0.30 एमपीएस प्राप्त होगी। इसका मतलब अगले स्तर में जो आय बढ़ रही है उसका 30% बचाया जा रहा है और बाकी खर्च कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो भी सेविंग कर्व बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी। क्यों, क्योंकि एमपीएस हर इनकम के स्तर पर क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल 0.30 आ रही है, यानी बढ़ी हुई आय का 30% बचाया जा रहा है और 70% खर्च किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो सेविंग कर्व बनेगा वो एक सीधी रेखा में बनेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ से याद रखेंगे ये किससे स्टार्ट होता है, माइनस वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से होगा और वो इसलिए होगा क्योंकि एमपीएस क्या है, बिल्कुल सही कांस्टेंट है। तो जो स्लोप होता है ये आपका सेविंग कर्व का वो कौन दर्शाता है, एमपीएस दर्शाता है और जो कंजम्पशन कर्व का स्लोप होता है वो एमपीसी दर्शाता है। हम लोग सेविंग कर्व के माध्यम से भी एमपीएस को पता कर सकते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए पहले इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर थे और अब चेंज होकर ये पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इनकम में कितना चेंज हुआ, y1 से y2 के बराबर, और यहाँ जो भी सेविंग है उसमें कितने के बराबर चेंज हुआ, पहले जे पॉइंट पे थे अब के में आ गए तो जे और के के बराबर जो अंतर है उसके बराबर इतना के बराबर हुआ। तो हम लोग एमपीएस का जो फॉर्मूला है इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एस है वो किस अंतर के बराबर है, बिल्कुल सही, जे और के बराबर इतना। और आप देख सकते हैं डेल्टा वाई क्या है, y1 से y2 के बीच का जो अंतर है यहाँ वाला उसके बराबर है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो भी सेविंग कर्व के माध्यम से एमपीसी पता कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सेविंग जो वाई एक्सिस पे सेविंग दिखाई गई है, यहाँ पर पहले कितने थे 30 के बराबर सेविंग हो रही थी, अब हो रही है 60 के बराबर। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, देखो सही, इनके बीच में अंतर है 30 का, 30, क्योंकि 30 से 60 पहुंचे तो 30 के बराबर है। यहाँ पर जो चेंज हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए पहले यहाँ पर 200 था, 300 कर दे रहे, यहाँ 300 था और अब कितना हो गया 400 हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो चेंज हुआ है वो कितने के बराबर हुआ, 100 के बराबर। तो यहाँ पर 30 अपॉन 100, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल सही 0.30 के बराबर प्राप्त हो जाएगा जो भी यहाँ चेंज हो रहा है। तो यही क्या है 0.30, ये है आपकी एमपीएस है। अब हम लोगों ने जो पॉइंट समझा अभी डायग्राम और शेड्यूल को, उसके माध्यम से कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। और वो पॉइंट है क्या है, मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू सेव वेरी बिटवीन 0 एंड 100। तो जो एमपीएस है वो 0 और 1 के बीच वेरी करती है, याद रखेंगे, यहाँ 100 नहीं, कितने के बीच वेरी करती है, 0 और 1 के बीच वेरी करती है। वो क्यों करती है, वो इसलिए करती है क्योंकि मान लीजिए अगर जो आय में चेंज हुआ है, यानी 100 से बढ़कर आय 200 हो गई, तो अगर जो 100 से 200 होगी तो 100 के बराबर चेंज हुआ, वो सारा का सारा खर्च कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो एमपीसी प्राप्त होगी वो 0 के बराबर होगी। और अगर 100 से 200 जो 100 के बराबर चेंज हुआ है वो सारा का सारा बचा लिया जाए तो वो कितने के बराबर होगी एमपीसी, बिल्कुल सही, वो 1 के बराबर प्राप्त होगी। अब हम लोग समझते हैं एपीएस एंड एमपीएस आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट को, यानी ये जो एपीएस और एमपीएस है वो एक ही कॉन्सेप्ट नहीं है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो उनको जानना है। और वो जो अंतर का आधार है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला अंतर का आधार है मीनिंग, जहाँ एपीएस बताता है किसको, बिल्कुल सही, ये बताता है रेशियो को, किसके साथ, सेविंग का रेशियो जो भी इनकम है उसके साथ को बताता है, और वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में बताता है।
वहीं जो एमपीएस बताता है एक समय अवधि में जो बचत में परिवर्तन हुआ है और आय में परिवर्तन हुआ है उसके अनुपात के माध्यम से अनुपात को बताता है। और अगर बात करें वैल्यू लेस देन जीरो की, तो यहाँ पर एपीएस की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, यानी माइनस में भी हो सकती है। और वो तब हो सकती है जब इनकम क्या हो, बिल्कुल सही, इनकम जीरो हो, तो ऐसी स्थिति में एपीएस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। और अगर एमपीएस की बात करें तो एमपीएस की वैल्यू जो है माइनस में नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि जो भी बचत में परिवर्तन होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी बचत में जो चेंज हो रहा है वो माइनस में नहीं होता है, याद रखेंगे। अब बात कर रहे हैं फॉर्मूले की, तो जो फॉर्मूला है एपीएस का वो है सी एस अपॉन, याद रखेंगे बिल्कुल सही, बाई। और अगर एमपीएस के फॉर्मूले की बात करेंगे तो वो है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। धन्यवाद।